अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद। लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। उन कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट ये था कि जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। कोई ना कोई फोर्स तो चार्जेस के दरमियान है। इस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे क्योंकि ये दोनों चार्जेस के दरमियान है। फिर ये चार्जेस रुके भी हुए हैं तो इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स करके कि इलेक्ट्रिक फोर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये वही टेफ्लॉन की टेप है जिसको जब मैं हाथ से रब करता हूं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, मैं इसको एक दफा हाथ से रब करता हूं तो इस पर थोड़ा सा चार्ज आएगा। देखते हैं ऐसी सूरत में क्या होता है। तो जैसे ही मैंने इसको एक दफा रब किया तो आप देखेंगे फौरन ही ये एक दूसरे से अलग अलग हो गए क्योंकि दोनों पर कुछ कुछ नेगेटिव चार्ज आ चुका है और ये एक दूसरे से इतना डिस्टेंस दूर हो गए, यानी रिपल्शन आपको आइडिया हो रहा है इतनी है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूं, मैं फिर एक दफा इनको रब करता हूं। उससे क्या होगा, दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे मेरे हाथ से और इन पर और ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जरा देखते हैं कि अब क्या होगा। तो मैं फिर से इनको एक दफा चार्ज करता हूं और अब आप देखेंगे कि अब इन पर पहले से ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया और ऐसी सूरत में ये एक दूसरे से और भी ज्यादा दूर जा चुकी हैं। देख रहे हैं आप, पहले से ये डिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो बढ़ गई है। यहां से तो बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि जो फोर्स है इन दोनों के दरमियान वो इन दोनों के ऊपर जो चार्जेस की अमाउंट है उस पर डिपेंड कर रही है। ये हो गया पहला फैक्टर जिसको मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली दिखाया। अच्छा आगे चलते हैं। ये फिर से मेरे पास वही टेफ्लॉन टेप है और ये इस वक्त दोनों चार्ज हैं। आप देख रहे हैं नेगेटिवली चार्ज है, इसी वजह से थोड़ा सा रिपल्शन आपको फील हो रहा है। ये इस तरह से कर्व हो रही है, देख रहे हैं ना आप लोग। तो रिपल्शन आपको यहां पर महसूस हो रही है और ये दोनों नेगेटिवली चार्ज भी हैं। लेकिन अब मैं इनके चार्ज की अमाउंट नहीं बढ़ाऊंगा, मैं इनको दोबारा रब नहीं करूंगा, बल्कि मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता करीब लेकर आऊंगा। दूसरे अल्फाज में मैं इनका डिस्टेंस चेंज करूंगा। तो जरा देखते हैं कि डिस्टेंस चेंज करने से क्या होता है। जैसे ही मैं इनको करीब लेकर आया तो आपने देखा कि ये दोनों जो टेफ्लॉन की टेप्स हैं ये एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करना शुरू हो गई। किस तरह से ज्यादा कर्व हो रही हैं। इसका मतलब जब आप डिस्टेंस को कम करते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाती है। तो डिस्टेंस के साथ तो इसका इनवर्स रिलेशन फील हो रहा है, राइट। चलें, ये दूसरा फैक्टर हम लोगों ने देख लिया, डिस्टेंस वाला। एक और काम करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। अब मैं ना डिस्टेंस चेंज करूंगा और ना ही चार्ज की अमाउंट चेंज करूंगा। ये दोनों इस वक्त रिपेल कर रही और एक ही डिस्टेंस पर रहेंगी। मैं सिर्फ इनके दरमियान कोई मीडियम एंटर करूंगा, यानी जो इनके दरमियान हवा है उसकी जगह कोई प्लास्टिक का स्केल एंटर करता हूं। तो आपने नोट करना है कि ऐसा करने पर क्या होता है। क्या ये एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं या करीब आ जाती हैं या वहीं रहती हैं। तो जरा देखते हैं। जैसे ही ये स्केल में लेकर आया, आप देख रहे हैं जैसे स्केल दरमियान में आता है तो ये एक दूसरे की तरफ आते हैं, यानी इनकी जो रिपल्शन है वो पहले से कम हो जाती है। इसका मतलब ये जो चार्जेस के दरमियान फोर्स है ये मीडियम पर भी डिपेंड करती है। तो कितने फैक्टर्स हम लोगों ने देख लिए? 3 फैक्टर्स देख लिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम लोगों ने फैक्टर्स तो देख लिए लेकिन ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो क्वालिटेटिवली देखे हैं। बस हमें इतना पता है कि फोर्स इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन हम क्वांटिटेटिवली ये नहीं बता सकते। तो अगर मैं चार्ज को दूना कर दूं तो फोर्स कितने गुना हो जाएगी, अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगी। तो क्वांटिटेटिवली हमें नहीं पता, बस हमें क्वालिटेटिवली पता चल गया है कि भाई ये 3 फैक्टर्स हैं जिन पर फोर्स जो है वो डिपेंड करती है, मीडियम पर, डिस्टेंस पर और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर। तो फिर क्वालिटेटिवली का क्या करें भाई, हमें परेशान होने की जरूरत थोड़ी ना है, क्योंकि क्वालिटेटिवली का काम चार्ल्स कूलम्ब पहले ही कर चुके हैं। आप देख रहे हैं स्टाइल तो ऐसे मारे जैसे मिलिट्री में हो। वेल एक्चुअली ये वाकई में मिलिट्री में इंजीनियर थे। इन्होंने एक लॉ दिया, जिस तरह से ग्रेविटेशन का लॉ था बिल्कुल वैसा ही लॉ इन्होंने कूलम्स लॉ दिया। ठीक है,
और उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन भी कह सकते हैं। तो कूलम के बारे में इससे पहले कि मैं लॉ बताऊं, ये चंद एक बातें हम आपके नोट्स में ऐड कर देते हैं ताकि अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको याद रहे। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसकी सबसे पहली मेजरमेंट, फर्स्ट मेजरमेंट 1784 में की थी और वो चार्ल्स कूलम ने की थी, हु वॉज अ फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर। और याद रखिएगा इन्होंने बेसिकली फॉर्मुलेट किया था इस लॉ को, तो इसलिए इसे कूलम्स लॉ कहते हैं। और ये लॉ हमें क्या बताता है? ये क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बताता है। ये बताएगा कि चार्ज को डबल करने से फोर्स को क्या फर्क पड़ेगा। और इसे इंपेरिकल लॉ कहते हैं। याद रखिएगा इंपेरिकल लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जब कोई एक्सपेरिमेंट करके उससे कुछ डिड्यूस करते हैं रिजल्ट्स, तो कोई उस पर थ्योरी या लॉ बनाते हैं तो उसे इंपेरिकल लॉ कहते हैं। इससे पहले कि हम कूलम्स लॉ डिराइव करें, कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। लिमिटेशन का मतलब है कुछ ऐसी जगह हैं जहां कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होता, इसलिए हमें पहले ही सपोज करना पड़ेगा कि हम इन चीजों को कूलम्स लॉ से दूर रखेंगे। तो मिसाल के तौर पर सबसे पहले आप लोग इस वायर को देखें जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो मूविंग चार्जेस हैं और मूविंग चार्जेस को तो हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में या करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। तो यहां पर हम इन चार्जेस को तो नहीं पढ़ेंगे। तो कूलम्स लॉ मूविंग चार्जेस के लिए नहीं है, बल्कि कूलम्स लॉ स्टैटिक चार्जेस के लिए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि बैलून को जब हम रब करते हैं किसी कैट के ऊपर या अपने बालों पर भी, तो उस पर चार्ज आ जाता है। वो चार्ज जो आप देख रहे हैं वो स्टैटिक चार्ज है, इस पर कूलम्स लॉ अप्लाई हो सकता है। तो पहली बात, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चार्जेस के लिए है। उसके बाद ये लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए है। अब हम जब चार्जेस को देखते हैं तो चार्जेस तो बहुत बड़े होते हैं, तो पॉइंट चार्जेस कैसे अचीव करेंगे? भाई याद रखिएगा मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉइंट चार्जेस कब बनते हैं? जब चार्जेस के अपने साइज के मुकाबले में अगर उनके जो दरमियान का फासला है वो बहुत ज्यादा कर दिया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर यहां मैं इनको बहुत दूर ले जाता हूं, इतना दूर लेकर के उनके दरमियान का फासला उनके अपने साइज से बहुत ज्यादा हो गया, तो ऐसी सूरत में अब आपको ये पॉइंट चार्जेस लग रहे हैं। अब आप इनको पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर सकते हैं। तो कूलम्स लॉ अब आप अप्लाई कर सकते हैं जब वो पॉइंट चार्ज बन गए, यानी उनका दरमियानी फासला उनके अपने साइज से बहुत बड़ा होना चाहिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए ये मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं और दोनों के नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से दूर है। मैं फोर्स लगाऊं फिर भी ये दूर हो जाते हैं, राइट? तो यहां मैग्नेटिक फोर्स फील हो रही है। लेकिन जरा इमेजिन करें अगर मैं इन दोनों के दरमियान एक टेप लगा दूं और ये टेप आपको ना नजर आए और फिर मैं इनको करीब लेकर आऊं, तो अब देखने वाला कहेगा यहां तो मैग्नेटिक फोर्स है ही नहीं। पर हम जानते हैं, लेकिन हुआ ही है कि वो इतना करीब आया कि एक और फोर्स जो टेप की स्टिकी फोर्स है, वो फ्रिक्शन की जो फोर्स है, वो अब इन दोनों को आपस में जोड़े हुए। मैग्नेटिक फोर्स अभी भी है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स से बड़ी एक फोर्स मौजूद है जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फोर्स के इफेक्ट नजर नहीं आ रहे। चार्जेस के केस में भी ऐसा होता है। जैसे यहां पर आपको दो चार्जेस नजर आ रहे हैं और ये दो चार्जेस जाहिर है पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट? लेकिन जरा थोड़ी देर के लिए सोचें, पॉजिटिव चार्जेस अगर हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो एटम किससे बना हुआ है? भाई एटम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से बना हुआ है। और इस न्यूक्लियस के अंदर अगर आप गौर करें तो क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर तो बहुत से प्रोटॉन्स होते हैं। अब ये सारे प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज है। जब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो एक दूसरे से जुड़े हुए क्यों है न्यूक्लियस के अंदर? एक दूसरे से रिपेल होकर दूर क्यों चले जाते हैं? है ना सोचने की बात। क्योंकि चार्जेस के दरमियान सिर्फ रिपल्शन की फोर्स नहीं होती। जब चार्जेस बहुत करीब होते हैं, जैसे ये प्रोटॉन्स है एक न्यूक्लियस के अंदर इतने कम डिस्टेंस पर, तो फिर उनके दरमियान एक और फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और यूं वही चार्जेस जो रिपेल कर रहे होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जुड़े रहते हैं और यूं न्यूक्लियस बनता है। तो इसका मतलब अगर आप कूलम्स की जो रिपल्शन वाली फोर्स है वो देखना चाहते हैं प्रोटॉन्स के दरमियान, उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फिर आप उनको कम से कम इतना दूर रखें कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उनको ना जोड़ना शुरू कर दे, वरना आपको कूलम फोर्स नजर नहीं आएगी। समझे आप लोग? तो ये तीन बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं और इन्हीं तीनों बातों को आपके हम नोट्स में ऐड कर देते हैं पहले, फिर चलते हैं कूलम्स की डेरिवेशन की तरफ। तो देखते हैं जी लिमिटेशंस कूलम की। तो पहली लिमिटेशन क्या है कूलम्स लॉ की कि ये स्टैटिक चार्जेस पर अप्लाई होगा। सेकंड, ये पॉइंट चार्जेस पर अप्लाई होगा। पॉइंट चार्जेस का मतलब है कि उनका जो दरमियान का डिस्टेंस है और उनके वो साइजेस के मुकाबले में उनके बहुत ज्यादा होना चाहिए, फिर वो आपको पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं आप उनको। और फिर चार्ज एक दूसरे से इतने दूर होने चाहिए
कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो डोमिनेट ना करे, वरना फिर आप कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो गलत रिजल्ट्स आएंगे। तो चलिए अब हम कूलम्स लॉ को डिराइव करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। तो जरा देखिए, ये चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं। इन दोनों चार्जेस पर मैं चार्ज को चेंज करके, अमाउंट ऑफ चार्ज को चेंज करके देखता हूं कि फोर्स पर क्या फर्क पड़ता है। तो जरा देखिए, मैं अगर चार्ज को कम करूं तो आप देखते हैं कि फोर्स कम हो रही है, और अगर मैं चार्ज बढ़ाऊं तो फोर्स भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि फोर्स अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करती है। ये तो मैंने एक्सपेरिमेंटली आपको करके भी दिखाया था, लेकिन जो चीज हम लोगों को यहां देखनी है वो क्या है। जरा कुछ सिनेरियोज लेते हैं। मैं फर्स्ट चार्ज को 1 कूलम और सेकंड चार्ज को 10 कूलम कर देता हूं। इस वक्त ये 1 कूलम है और ये वाला चार्ज 10 कूलम है। तो फोर्स कितनी है? 225 न्यूटन। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं फर्स्ट चार्ज को 1 की बजाय 10 कर देता हूं और सेकंड चार्ज को 10 की बजाय 1 कर देता हूं। यानी ये अब 10 कूलम है और ये 1 कूलम है। फोर्स कितनी है? फोर्स तो अब भी 225 न्यूटन है, उतनी ही है। अच्छा चलिए एक और काम करते हैं। मैं फर्स्ट चार्ज को 2 कूलम कर देता हूं और सेकंड चार्ज को 5 कूलम कर देता हूं। अब ये 2 कूलम है और ये 5 कूलम है, लेकिन फोर्स अभी भी 225 न्यूटन है। ये फोर्स इन सारे केसेस में सेम क्या है? क्या कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल एक पैटर्न मुझे नजर आ रहा है। मैं चार्ज चेंज कर रहा हूं, लेकिन एक चीज है जो चेंज नहीं हो रही, और वो है चार्जेस का प्रोडक्ट। जरा गौर करें, 1 और 10 का प्रोडक्ट कितना होता है? यानी इनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, और 10 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो भी 10 आता है, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो भी 10 ही तो आता है। इसका मतलब फोर्स इस वजह से नहीं चेंज हो रही क्योंकि चार्जेस का प्रोडक्ट नहीं चेंज हो रहा, भले चार्ज चेंज हो रहे हो। तो यहां से हमें पहली बात पता चल गई जो कूलम ने फाइंड आउट की थी, कि जो फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान वो किसी एक के चार्ज पर नहीं बल्कि दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। चलिए अब देखते हैं कि डिस्टेंस को चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा। तो फिर से इस सिनेरियो को देखें। अब मैं डिस्टेंस चेंज करूंगा। इस वक्त फोर्स है 1800 न्यूटन, और अगर आप गौर करें तो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मीटर्स में दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस डिस्टेंस को डबल कर देता हूं, यानी बढ़ाकर 1 की बजाय 2 सेंटीमीटर कर देता हूं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। जब मैं इसको 2 सेंटीमीटर करता हूं तो आप देखेंगे कि 2 सेंटीमीटर करने पर इसकी जो फोर्स है वो 1800 न्यूटन से 450 न्यूटन हो गई है, कम हो गई है। कम तो हो गई, लेकिन जरा गौर करते हैं, डिस्टेंस को मैंने क्या किया, डिस्टेंस को मैंने 2 टाइम्स किया और फोर्स 1800 से 450 आ गई। भाई 1800 का आधा कितना होता है? 900, और 900 का आधा कितना होता है? 450। यानी डिस्टेंस डबल करने से फोर्स हाफ नहीं हुई, बल्कि फोर्स तो 4 टाइम्स कम हो गई है, 4 टाइम्स कम हो गई है। तो इसका मतलब फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन डिस्टेंस के नहीं बल्कि डिस्टेंस के स्क्वायर के, क्योंकि जब आपने डिस्टेंस डबल किया तो 2 टाइम्स कर दिया, तो फोर्स 2 का स्क्वायर टाइम्स कम हो गई। 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स कम हो गई। और यहां हमें दूसरी बात पता चल गई कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होती है, वो तो मैंने एक्सपेरिमेंट से दिखा दिया था आपको, लेकिन वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन से अब हम कूलम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस आपके नोट्स पर जहां हम कूलम्स लॉ को डिराइव करेंगे। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही फोर्स उन दोनों चार्जेस के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस r है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को इकट्ठा कर दूं तो कुछ ऐसे बनेगा, और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करके इक्वालिटी का साइन लाने के लिए मुझे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूं ये बन गई हमारी इक्वेशन। क्योंकि ये कूलम ने दरियाफ्त की, इसलिए इस इलेक्ट्रिक फोर्स को अब हम कूलम फोर्स भी कह सकते हैं, राइट। अब यहां ये जो K है इसे हम
कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि उसकी इक्वेशन में आ रहा है। यहां ये के दो चीजों पर डिपेंड करता है इसकी वैल्यू, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर और नेचर ऑफ मीडियम पर, कि मीडियम क्या है और कौन से यूनिट्स आप यूज करें। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये भूल जाए तो बस आपने कहना है सुनो मैडम, ठीक है, कह लेंगे सुनो मैडम। क्यों? क्योंकि SU सुनो मैडम में सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको याद दिलाएगा और NOM नेचर ऑफ मीडियम आपको याद रहेगा। तो बस कोई पूछे कि डिपेंड किस पर करता है तो आप कहें सुनो मैडम। तो बच्चों कूलम्स लॉ तो हम लोगों ने डिराइव कर लिया, वक्त आ गया कि एक MCQ को जल्दी से सॉल्व किया जाए। तो ये रहा MCQ आपकी स्क्रीन के ऊपर, जरा देखिए क्या कहता है। इफ बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, दोनों को डबल कर रहा है, तो कूलम फोर्स कितने टाइम्स होगी? सबसे पहले आप लोगों ने ऐसे MCQs में कूलम फोर्स का फॉर्मूला लिखना है, विच इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, राइट, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब वो क्या कर रहा है, दोनों को डबल कर रहा है, यानी पहले चार्ज को भी उसने Q से डबल होकर 2Q कर दिया और दूसरे चार्ज को भी उसने 2Q कर दिया और फिर उसने डिस्टेंस को भी डबल कर दिया। लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर भी तो लेना होता है। तो जरा देखिए ऊपर क्या बना हमारे पास, ऊपर ये 2 और ये 2, 2 2 4 हो जाएगा, 4 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय नीचे 2R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा और R स्क्वायर 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फोर्स तो K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर ही आ रही है, यानी जो ओरिजिनल फोर्स थी वही आ रही है। इसका मतलब अगर हम चार्ज को भी डबल कर दें और डिस्टेंस को भी डबल कर दें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास आंसर वही रहता है, यानी इसका आंसर होना चाहिए रिमेन सेम। चलिए देखते हैं कि ये है या नहीं। अरे यही आंसर है इसका सही। अच्छा, यहां बच्चे एक बात मेरे से बार बार पूछते हैं कि ये डिस्टेंस का स्क्वायर क्यों आ रहा है? फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी तो हो सकती थी, लेकिन फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? और ये मैं आपको समझाता हूं एक बड़ी ही मजे की एग्जांपल से, और वो एग्जांपल है एक पेंट स्प्रे की। स्प्रे वाला पेंट आपने देखा होगा, उसकी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि स्क्वायर क्यों आता है। जरा देखिए, मैं इस स्प्रे से पेंट करता हूं, जब पेंट इस स्प्रे से बाहर निकलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते हुए वो फैलता जाएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इमेजिन करें वो किसी डिस्टेंस D पर आ जाता है और डिस्टेंस D पर आप देख रहे हैं कि पेंट जो है वो इतने एरिया में फैल रहा है, यानी इतना एरिया कवर कर रहा है। एरिया काफी छोटा है इसलिए पेंट यहां पर काफी गहरा रंग दे रहा है। लेकिन जरा इमेजिन करें अगर पेंट इससे भी आगे जाए और अब हम उसको डिस्टेंस D की बजाय एक और डिस्टेंस D यानी टोटल 2D डिस्टेंस कवर करने दें तो क्या होगा? तो जरा देखिए, ये अब मजीद आगे जाएगा, अब ये डिस्टेंस D मजीद कवर करेगा। दूसरे अल्फाज में हम डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, हम डिस्टेंस डबल कर रहे हैं। और जब डिस्टेंस डबल होगा तो अब एक बात तो क्लियर है, ये पेंट पहले से ज्यादा जगह घेर रहा है। लेकिन जरा गौर करें, जितना बॉक्स यहां पर बन रहा था उस तरह के तो अब यहां 4 बॉक्सेस बन रहे हैं, यानी आपने डिस्टेंस को डबल किया है, लेकिन जो पेंट है अब वो 4 गुना बड़े एरिया तक फैल गया है, जिससे पेंट का जो रंग है वो आधा हल्का नहीं होगा बल्कि 4 गुना हल्का हो जाएगा। तो ये रीजन होती है कि डिस्टेंस डबल होता है, लेकिन डिस्टेंस डबल होने से स्क्वायर का फैक्टर क्यों आ रहा है? कुछ ऐसा ही चार्ज के केस में भी होता है। तो जरा इमेजिन करें, ये हमारे पास एक छोटा सा चार्ज है और इस चार्ज से जो फील्ड निकलेगा हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये फील्ड कुछ डिस्टेंस तक मूव करके इतनी जगह घेरता है। अब जरा देखिएगा, अगर मैं डिस्टेंस डबल करूंगा तो क्या होगा? जब मैं डिस्टेंस डबल करूंगा तो जरा देखिएगा, डिस्टेंस डबल होने से ये फील्ड अब 4 गुना ज्यादा एरिया तक फैल रहा है। तो फील्ड वीक होगा, लेकिन कितना वीक होगा? 4 गुना वीक हो जाएगा। और फिर आगे देखिए, अगर मैं डिस्टेंस 3 गुना कर देता हूं तो 3 गुना डिस्टेंस जाने पर वो फील्ड अब 9 गुना ज्यादा एरिया तक फैल गया, तो वो और ज्यादा वीक हो गया। कितने गुना? 9 गुना। कितने डिस्टेंस पर? 3 गुना डिस्टेंस पर 9 गुना वीक। और फिर 4 गुना डिस्टेंस पर 16 गुना वीक, और फिर 5 गुना डिस्टेंस पर 25 गुना वीक, 6 गुना डिस्टेंस पर 36 गुना,
तो जितना गुना आप डिस्टेंस करेंगे, जितने टाइम्स आप डिस्टेंस करेंगे, उसका स्क्वायर टाइम्स वो फील्ड वीक हो रहा है। इस वजह से जो फोर्स और फील्ड के फार्मूला हैं उनमें डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। ये बात अब आप लोगों ने याद रखनी है। अब बात करते हैं इस इंग्लिश लेटर ई से मिलते जुलते लेटर की। इसे एक्चुअली में हम एप्सिलॉन कहते हैं और ये ग्रीक लैंग्वेज का ई है। उनके अल्फाबेट्स में ई को ऐसे लिखा जाता है। ये होता क्या है? इसे हम कहते हैं परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी क्या है ये मैं आपको समझाता हूं एक एनालॉजी से, ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। ज़रा यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं कि विंड फ्लो कर रही है और विंड के फ्लो में रुकावट डालने के लिए दरख्त मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है तो उसको भी कोई रुकावट देता है, यानी उसके लिए भी कोई दरख्तों वाला काम करता है। तो वो कौन है? उसी को हम परमिटिविटी कहते हैं। यानी ये दरख्त जो है वो आप सोच सकते हैं परमिटिविटी की तरह। अगर विंड की जगह कौन हो? इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक विंड एंड एप्सिलॉन या परमिटिविटी इज रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आसान अल्फाज में, अभी इसकी डेफिनेशन को मैं प्रॉपर नहीं बता रहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे रहा हूं, राइट। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? सबसे पहले सबसे सिंपल केस की बात करते हैं। सबसे सिंपल केस कौन सा है? सबसे सिंपल केस यह है कि कोई मीडियम मौजूद नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, दूसरे अल्फाज में वैक्यूम में जा रहा है। उस वक्त जो परमिटिविटी होती है उसे हम एप्सिलॉन तो कहते हैं, लेकिन साथ छोटा सा जीरो लगाते हैं, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ये वैक्यूम की परमिटिविटी है। ये बताएगा कि वैक्यूम में जब फील्ड मूव करता है तो कितनी रेजिस्टेंस होती है। अब उसकी वैल्यू याद करनी है और उसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूं कैसे आपने याद करनी है। सबसे पहले तो आपने इस क्यूट से एलिफेंट को इमेजिन करना है। आपको एलिफेंट नजर आ रहा है, लेकिन मैं क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मुझे यहां पर एप्सिलॉन भी नजर आ रहा है। तो यहां से आपने याद रखना है कि एप्सिलॉन जो है उससे ये एलिफेंट आपने इमेजिन करना है। अच्छा, आगे चलते हैं। भाई एलिफेंट मैं क्यों इमेजिन करवा रहा हूं? क्योंकि अगली पिक्चर में आपको यही एलिफेंट नजर आएंगे। क्या नजर आ रहे हैं? फिर से आपको एलिफेंट नजर आ रहे हैं। अच्छा, कितने एलिफेंट नजर आ रहे हैं? 8 नजर आ रहे हैं, गिने जरा। और सारे के सारे क्या हैं? जरा गौर से देखें, मुस्कुरा रहे हैं, सब हैप्पी हैं। बस आपने अगर ये 8 हंसते हुए एलिफेंट्स याद कर लिए तो बस फिर आपको मैग्नीट्यूड का फार्मूला याद है। देखें, ये आपके पास 8 है, पहले वाला। एलिफेंट में कितने लेटर्स होते हैं? एलिफेंट 8 लेटर्स होते हैं। और हैप्पी में कितने होते हैं? 5। लो जी, आगे आपने 10 की पावर -12 लगाना है। ये है वैक्यूम की जो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है, उसका मैग्नीट्यूड इतना होता है। अब मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट तो लगाना पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटी है। तो यूनिट क्या लगाएं साथ? यूनिट इसके लगाना है हम लोगों ने निश्तर मेडिकल कॉलेज, है ना, निश्तर मेडिकल कॉलेज, NMC, निश्तर मेडिकल कॉलेज। ये लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने उसके ऊपर 212 लिख देना, बस ठीक हो गया। नेशनल मेडिकल कॉलेज 212 लिख दिया और आखिरी दोनों 1 और 2 के साथ आपने नेगेटिव साइन डाल देना। लो जी, ये हो गई हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12 और यूनिट क्या है? न्यूटन स्क्वायर पर मीटर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरह से आप लोगों ने इसको मैग्नीट्यूड को भी याद कर लेना और यूनिट को भी याद कर लेना। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि परमिटिविटी सिर्फ एप्सिलॉन नॉट नहीं होती, जो कि मैंने आपको अभी बताई। एप्सिलॉन नॉट वो तो वैक्यूम की परमिटिविटी है, उसे हम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। उसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी, यूनिट भी बता दिया। मगर इंपॉर्टेंट बात जो है वो याद करने वाली ये है कि इसके अलावा भी आपको परमिटिविटी मिलेगी। अब वो मैं आपको बताता हूँ ये दोनों चीज़ें कौन सी। देखें, अगर ये वैक्यूम इमेजिन कर लें, यहाँ तो कोई मीडियम ही नहीं है, तो फिर जो रुकावट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड को एप्सिलॉन नॉट होगी। लेकिन अगर यहाँ देखें, यहाँ तो विंड को रुकावट मिल रही है दरख्तों से, क्योंकि यहाँ मीडियम मौजूद है। तो ये केस हुआ मीडियम का। मीडियम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रुकावट मिलती है उसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन मीडियम, उस मीडियम की परमिटिविटी। लेकिन ये एप्सिलॉन आर क्या है, अब ये जरा देखते हैं। लेकिन एप्सिलॉन मीडियम जरा देख लो। एप्सिलॉन मीडियम मटेरियल की परमिटिविटी है। जाहिर है वैक्यूम के मुकाबले में ये ज्यादा होगी, क्योंकि जब कोई मीडियम आएगा वो और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा, फ्लो करने से रोकेगा। तो ये वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, ग्रेटर का साइन है 8.85 जो वैक्यूम की परमिटिविटी है उससे ज़्यादा। यूनिट तो जाहिर है ये भी परमिटिविटी है, इसका भी वही यूनिट होगा। अब बात करते हैं एप्सिलॉन आर की। तो एप्सिलॉन आर क्या होता है? इमेजिन करें कि मेरे पास बहुत से लोग काम करते हैं और उनमें जिसकी सैलरी सबसे कम है वो 40,000 है, किसी और की सैलरी 80,000 होगी,
किसी और की सैलरी 1,20,000 होगी। लेकिन अगर मैं सबकी सैलरीज को सबसे कम सैलरी की टर्म में डिफाइन करूं तो कैसे बताऊंगा? सबसे जो कम सैलरी है वो तो 40,000 है, जिसकी 80,000 है मैं कहूंगा तुम्हारी इससे 2 टाइम्स है, दुगनी है। अब ये जो 2 टाइम्स है इसका क्या ये मतलब है कि उसकी सैलरी 2 है? नो, उसकी सैलरी उससे 2 टाइम्स है। तो ये जो 2 टाइम्स है इसे हम कह सकते हैं रिलेटिव सैलरी है ये, यानी असल सैलरी नहीं है, उसके मुकाबले में कितने गुना है ये वो फैक्टर बता रहा है। तो रिलेटिव सैलरी, यानी अगर किसी की रिलेटिव सैलरी 2 है तो इसका मतलब 2 रुपीज नहीं है, इसका मतलब किसी और से दुगनी है। असल कितनी है उसकी? असल में उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 को तो 80,000 बनेगी उसकी। इसी तरह जिसकी 1,20,000 है उसको मैं कहूंगा कि तुम्हारी सैलरी उस बंदे से 3 गुना ज्यादा है। इसका मतलब 3 रुपए नहीं है, बल्कि इसका मतलब जितनी उसकी है 40,000 उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारी आएगी। बिल्कुल ऐसा ही काम करते हैं हम परमिटिविटी के केस में भी। तो जब हम किसी मीडियम की परमिटिविटी बताना चाहते हैं तो अक्सर हम कहते हैं भाई आपकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से दुगनी है, या 3 गुना है, या 4 गुना है, जैसे सैलरीज बता रहा था। तो जिस फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीडियम की परमिटिविटी निकालने के लिए उसे हम कहते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, इसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट को इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, इसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। जाहिर है सबसे कम सैलरी या सबसे कम परमिटिविटी ये है तो बाकियों की परमिटिविटी इससे ज्यादा होगी ना, तो मीडियम की परमिटिविटी हमेशा ज्यादा होगी इससे, तो 1 गुना 2 गुना ज्यादा होगी, 3 गुना ज्यादा होगी, 4 गुना। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से कुछ ज्यादा ही होगी, और एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट नहीं होगा, वो तो बस फैक्टर है मल्टीप्लीकेशन का। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि हमारे पास 2 कांस्टेंट आ चुके हैं, एक कूलम कांस्टेंट के और एक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन। लेकिन क्या इनका आपस में कोई रिलेशन भी है? बस यही हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।